दोस्तों, आज की कहानी है बिगड़ैल ननद को सुधारा भाभी ने। विशाल क्या कब से लैपटॉप में मुंह गड़ाए बैठा है। सॉरी माँ, वह कोई ज़रूरी काम कर रहा था। कुछ टैक्सेस का इशू है जो बस उसी में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, इतना ज़रूरी काम है कि माँ से बात करने का भी टाइम नहीं है। कैसी बात कर दी आपने। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी आप हैं मेरे लिए। बताइए क्या बात करनी है। कुछ भी और बता। तेरा काम कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है माँ। दोनों फैक्ट्री प्रॉफिट में है। सारे वर्कर्स भी खुश हैं एवं सारे क्लाइंट से हमसे खुश हैं। और क्या चाहिए। तूने सब कुछ इतने कितने अच्छे से संभाल लिया है ना बेटा। मैंने कुछ नहीं किया माँ, बल्कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो पापा ने मुझे सिखाया है। पता है माँ, वह हमेशा मुझसे कहते थे कि विशाल, वह फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जा सकती जिसके वर्कर अपने मालिक से खुश हो जाए। कुछ भी हुआ हो, पर बेटा, तेरे पापा ने तो कभी वर्कर्स की तनख्वाह लेट नहीं होने दी और ना ही उनका बोनस। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए तो हमारी फैक्ट्री में कितने कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा माँ, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलना। इस बार प्रॉफिट अच्छा रहा तो सोच रहा हूँ कि इस बार बोनस के साथ वर्कर्स को और कुछ भी गिफ्ट दे दूँ। क्या देना चाहता है बता। कुछ भी ऐसा जो सबको अच्छा लगे, जो सबके काम आए। मैं एक बात बोलूँ, तू अपने सभी वर्कर्स को एक एक कंबल दे दे। ठंडी में जब कंबल ओढ़ेंगे तो वह तुझको बड़ी दुआएं देंगे। अरे क्या आइडिया दिया माँ। 10,000 का कंबल खरीद कर बांट देता हूँ। मोहन काका के साथ विशाल कंबल लेने दुकान पर गया तो मोहन काका ने बताया, बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को उपकार किए हैं और आज उन्हीं की देन है कि तुम यहाँ इस ओहदे पर पहुँच चुके हो। दरअसल कई साल पहले यशोदा जी के पति राघव जी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। राघव जी के जाने के बाद विशाल ने अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया और वह दो दो फैक्ट्रीज का काम एक साथ देख रहा था। विशाल अपनी माँ यशोदा जी की उसी शहर में एक बड़े से घर में रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सपना था। विशाल जितना समझदार और संस्कारी था, उसकी बहन सपना उतनी ही बदतमीज और बिगड़ैल थी। जब विशाल और यशोदा जी की आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ सपना आ गई। सपना, इतनी देर से कहाँ थी माँ। तो बताया था आपको, रुचि से मिलने जा रही हूँ। हाँ, पर तूने तो कहा था 1 घंटे में आ जाऊंगी, और या देख 5 बज गए और पूरे 4 घंटे से गायब थी। तो क्या हो गया माँ। रुचि के पास ही तो थी। हाँ, कहीं गुलझर्रे तो नहीं उड़ा रही थी। विशाल ने कहा, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का। सपना ने अपने भाई को घूरते हुए, तुम अपना काम करो, मेरे और माँ के बीच में मत बोलो, समझे। अरे वह क्यों ना बोले, बीच में वह मेरा बेटा है। हाँ तो ठीक है, आपसे आपसे में ही बात करो आप दोनों। मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और हाँ, खाने के लिए मेरा इंतज़ार मत करना, मैं खाना खाकर आई हूँ। इतना कहकर सपना अपने कमरे की तरफ चली गई। विशाल यशोदा जी उसे देखते रह गए। उसकी बदतमीजी देखकर यशोदा जी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर यशोदा को रोते हुए देखकर विशाल ने उससे कहा, अफसोस मत करो माँ, अभी वह नादान है, देखना एक दिन खुद ही सुधर जाएगी। पर उसे डर मत इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ सपना और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उधर विशाल अपने काम में और ज़्यादा बिजी रहने लगा। यशोदा जी को सपना की चिंता रहती थी, पर सपना उसकी एक नहीं सुनती थी। और फिर एक दिन, क्या कर रहे हो भाई, कुछ खास नहीं, क्या हुआ, तेरा मूड आज सही लग रहा है। वैसे पैसे वैसे चाहिए क्या, विशाल ने पूछा। वह तो मैं वैसे भी ले लूँगी। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अच्छा तो बता क्या ऑफ़र है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम पारुल है। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। अच्छा, और यह पारुल क्या
करती क्या है, वह कुछ क्यों करेगी? उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, वह तो बस मौज मस्ती करती है। अच्छा, और तुझे क्यों लगता है कि मैं उससे शादी करूँगा? और यह बताया तो कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सोचो कितना पैसा होगा तुम्हारे पास। यशोदा जी कहने लगी, पैसा वैसा, पैसा पैसा हर वक्त बस यही सोचती रहती है, अपने जैसी बिगड़ल भाभी लेकर आएगी क्या? कान खोलकर सुन ले, इस घर में कोई पारुल वारुल नहीं आएगी। विशाल के लिए मैं लड़की ढूंढूंगी, वह एकदम संस्कारी सुशील होगी, मतलब बहन जी टाइप लड़की। हाँ, तुम जिसे बहन जी कहती हो ना, उसे हम लोग आज्ञाकारी और संस्कारी कहते हैं, समझी? अपनी माँ की बात सुनकर सपना गुस्से से वहाँ से चली गई। विशाल चुप था। फिर उसी दिन से यशोदा ने विशाल के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और उसकी तलाश तब खत्म हुई जब उसने नेहा को देखा। पहली नज़र में विशाल को भी नेहा पसंद आ गई और फिर जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब नेहा साड़ी में सजी धजी अपने ससुराल पहुंची तो उसे देखकर सपना जोर जोर से हंसने लगी। मुझे लगा कि था माँ पक्का कोई बहन जी टाइप लड़की तुम्हारे पल्ले बांधेगी। मुबारक हो भाई, अब जिंदगी भर सुनते रहना। ए जी, ओ जी, सुनो जी, यह क्या बकवास है? विशाल ने कहा। सपना सॉरी बोलो। नेहा ने सॉरी नहीं, सॉरी माय फुट, एक गंवार से मैं सॉरी बोलूँगी कभी नहीं। इतना कहकर सपना अपने कमरे में चली गई और बेचारी नेहा ने अपनी ननद का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत दुखी हुई। फिर 2 दिन बाद, माँ जी नाश्ता वगैरह कर लीजिए। अरे वह क्या बनवाया है बहू? बनवाया नहीं माँ जी, मैं खुद सबके लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। क्या पनीर के पराठे? यह हमारा घर है, कोई बात थर्ड क्लास ढाबा नहीं। खैर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग तो यही खाते होगे ना, पराठे, आलू पूरी, खिचड़ी वगैरह ना। बहुत हो गया, तुझे खाना है तो खा, वरना चली जा यहाँ से। यशोदा जी ने डांटते हुए अपनी बेटी से कहा, आप ही खाओ थर्ड क्लास पराठे, मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ ऑर्डर करने। कुछ गुजरते दिन के साथ सपना की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और इस बात से यशोदा और विशाल दोनों परेशान थे। पर नेहा ने कुछ और ही सोचा था। वह सपना को प्यार से सुधारना चाहती थी। वह उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती ताकि दोनों आपस में घुल मिल सके, लेकिन सपना उसे अनपढ़ और गंवार कहकर उसका मजाक बनाती थी। और फिर एक रात सब लोग सो गए। सपना दीदी कहाँ जा रही हैं? वह भी इतनी रात को? तुमसे मतलब? और हाँ सुनो, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं एक फ्रेंड के घर पार्टी में जा रही हूँ, सुबह तक आ जाऊँगी। सपना तो चली गई, लेकिन नेहा को उसकी फिक्र हो रही थी। फिर करीब 3-4 घंटे के बाद जब सपना घर लौटी तो उसने देखा कि नेहा वही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपकी फिक्र हो रही थी। अब आपको सही सलामत देख लिया तो चैन आ गया। हाँ हाँ ठीक है, पर इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, सो जाओ। इस बार सपना की आवाज़ में वह बदतमीजी नहीं थी और ना ही वह अपमान था। उसकी बात सुनकर नेहा वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से सपना ने नेहा को गंवार और अनपढ़ कहना बंद कर दिया। अब तो नेहा सपना का और भी ख्याल रखने लगी। लेकिन फिर एक रात जब सब सो रहे थे, भाभी भाभी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाभी। अरे सपना दीदी, आप रो रही हैं क्या? क्या हुआ? मुझे बचा लो भाभी, मैंने वह जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से हुआ। पाप, मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और फिर से मेरे एक फ्रेंड की पिस्तौल लेकर मैं डांस करने लगी। पता नहीं उसमें कब से गोली चल गई और वहाँ बैठे एक आदमी को लग गई। मुझे पता ही नहीं चला, वह आदमी मर गया। भाभी अब मुझे पुलिस
पकड़ लेगी, मुझे फांसी होगी जाएगी। मुझे बचा लो भाभी, कुछ भी करो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि आज की बात सुधर जाऊँगी, कोई गलत काम नहीं करूँगी। बस इस बार मुझे बचा लो भाभी। यह सुनकर स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी अचानक उसके सपना के हाथ से वह पिस्टल ली और अपने दुपट्टे से उसे अच्छी तरह पोंछा और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो भाभी? आपने कुछ नहीं किया। दीदी आप चुपचाप जाकर सो जाओ और जब कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं तो रात भर घर में नहीं थी। इतना कहकर नेहा वह पिस्टल लेकर घर से बाहर चली गई। सपना को सब समझ आ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह नेहा को रोक सके। उधर नेहा आंखों में आंसू लिए बस चलती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी। कुछ देर बाद वह पुलिस थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सरेंडर करने आई हूँ, मुझसे खून हो गया। क्या आप पहले तुम यहाँ पिस्टल नीचे रखो। नेहा ने पुलिस के सामने वह जुर्म कबूल किया जो उसने किया ही नहीं था। सिर्फ अपने परिवार और अपनी ननद को बचाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना और विशाल का नाम इंस्पेक्टर गौरव को बताया तो वह हैरान रह गया। शाम को इंस्पेक्टर गौरव विशाल को फौरन अपने थाने लेकर पहुंचा। भाभी, आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। नहीं नहीं, मैं ही कातिल हूँ, मुझसे ही गोली लग चली थी। बस करिए भाभी। विशाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे मैंने उसके आपके सरेंडर की बात बताई, वह फौरन मेरे घर आया था और उसने मुझे बताया कि आप तो कभी पार्टी में जाती ही नहीं हैं। तभी मेरा माथा ठनका और मैंने उस पार्टी के सारे सीसी कैमरा खंगाला तो वहाँ आप नहीं बल्कि विशाल की बहन सपना थी और पिस्टल भी उसी के हाथ में था। पर वह बेकसूर है। हो सकता है कि मैं सीसी कैमरे में ना आई हूँ, पर मैं वही थी। मेरा यकीन कीजिए। बस करो नेहा, तुम सपना को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हो, जबकि सच यह है कि सपना ने खून किया ही नहीं। दरअसल गोली तो किसी और ने चलाई थी और वह आदमी किसी और को गोली मार गया। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने यह पूरा प्लान बनाया था। पार्टी में जैसे ही सपना वह पिस्टल उठाकर डांस करना शुरू किया, शूटर ने उस वक्त उस आदमी को गोली मार दी। उनकी पूरी कोशिश थी कि इल्ज़ाम सपना पर आ जाए, पर गौरव ने उस शूटर को पकड़ लिया और सारे साबुत भी उसके पास हैं। विशाल की बात सुनकर नेहा उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहाँ सपना आ गई और आते ही नेहा के पैरों में गिर पड़ी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ आ गया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आप एक नई सपना को देखोगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपने सारे अवगुणों को त्याग दूँगी और आप जैसी बन सकूँ, इतनी तो मेरे अंदर क्षमता नहीं है भाभी, पर आपसे सीखने का पूरा प्रयास करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। सपना भी और अपने परिवार के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।